नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम इंडियन रोजगार चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। वर्णमाला की श्रृंखला में हम लोग पढ़ते हुए वर्णमाला वर्णमाला की श्रृंखला में हम लोगों ने व्यंजन के बाद हम लोगों ने वर्णों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर, मात्रा के आधार पर, होशत्व के आधार पर ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन और वर्णमाला से कुछ संभावित प्रश्न जो है हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य या व्यवहारिक। ठीक है, सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में ठीक है, इसमें पूछा जाता है वर्णों की संख्या। अच्छा, जहां पे वर्णों की अगर बात कर दी जाती है तब आपका यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों पूछ रहा है मिला करके। ठीक है, तो अगर सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या अगर पूछ रहा है तो कितनी है भाई? 44 है। कैसे 44 है? 44 हमने आपको पढ़ाया था। व्यंजन कितने हैं भाई? 33 बताया था। ठीक है, स्वर कितने हैं? 11 बताए थे। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन इसी में क्वेश्चन थोड़ा एक घुमा के देता है। कैसा दे देगा? पूछा जाएगा मानक हिंदी में। लिख लेते हैं भाई, ये तो था व्यवहारिक हिंदी का। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है मानक हिंदी में वर्णों मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, तब यहां पे कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे आपके? उसमें ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये आपके इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, तब इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 52 हो जाएगी। ठीक, तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा सामान्य हिंदी या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप लोग टिक करेंगे 44। दूसरा क्वेश्चन बनता है मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप टिक करेंगे 52। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, अब 52 किस प्रकार है अगर जानना चाहते हैं, चलिए हम आपको जान करवा देते हैं। एक मिनट भाई, इधर लिख लेते हैं। देखिए, पहला कितना आ जाएगा? पहले 11 स्वर आ जाएंगे आपके, प्लस 33 व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतना हो गया। इतने के बाद आपके कितने आ जाएंगे? 4 संयुक्त स्वर आ जाएंगे। संयुक्त स्वर आ जाएंगे। ठीक है, 2 उच्छिष्ट व्यंजन आ जाएंगे। उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक, इस प्रकार आपके 44, 4 कितना? 48, 48 2 50, और इसमें क्या आ जाएंगे? 2, एक आ जाएगा अयोगवा, एक आ जाएगा अनुस्वार। ये भी तो शामिल किए जाएंगे। कितने हो गए भाई? 52। कैसे? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर, 2 उच्छिष्ट व्यंजन, एक अयोगवाह, एक अनुस्वार। ऐड कर लेंगे 44, 4 48, 50 2 52। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। आगे के क्रम में बढ़ेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है शुद्ध स्वरों की संख्या। अभी आप लोगों ने स्वर पढ़े होंगे, शुद्ध स्वरों की संख्या चलिए देख लेते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। ठीक है, क्लियर है सबको? 11 है। उसी बात अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लगा दिया शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या, तब इसका आंसर 11 नहीं होगा, तब इसका आंसर कितना होगा? 10 होगा। अब 10 होगा तो कौन से स्वर को छोड़ा गया है? री। जो ये री है आपका शुद्ध स्वरों में इसकी गिनती
नहीं होती है, क्योंकि री का उच्चारण आप किस रूप में, इस रूप में भी होने लगा है। ठीक है, री को इस री में लिख देते हैं तो इसको शुद्ध स्वर में शामिल नहीं किया जाता। अगर शुद्ध स्वरों की संख्या की बात किया जाएगा तो कितनी हो जाएंगी भाई? 10। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अब पूछा जाता है मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर, मूल स्वर को क्या कहते हैं? जड़ स्वर। ठीक, जड़ स्वर को और क्या कहते हैं? नैसर्गिक स्वर। नैसर्गिक स्वर। अच्छा, नैसर्गिक स्वर के बाद और एक इसका नाम है, क्या है भाई? बीजाक्षर स्वर। बीजाक्षर स्वर। ठीक, आप पढ़े हुए हैं लेकिन खाली क्या हो जाता है, इसके अन्य नाम नहीं पता होने के कारण पेपर में क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मूल स्वर आपको हमने पढ़ाया था, मूल स्वर कौन कौन से हैं भाई? देखिए पहले कौन सा हो जाएगा? आ। ठीक है, पता है आपको। आ के बाद क्या हो जाएगा भाई? मूल स्वर में 4 ही तो हैं, आ, ई, उ और री। अब बाकी जो स्वर हैं वो इनसे मिलकर बने हुए हैं। मूल स्वर का मतलब होता है जो किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बने हुए, मूल स्वर। अब मूल स्वर का अन्य नाम क्या है? मूल स्वर मान लीजिए आपके पेपर में नहीं दिया गया, मूल स्वर नहीं देगा, जड़ स्वर दे दिया। जड़ स्वर नहीं देगा, नैसर्गिक स्वर दे दिया। नैसर्गिक स्वर नहीं देगा, बीजाक्षर स्वर दे दिया। मतलब इसका आपको सिर्फ इतना है कि इन चारों का आंसर एक ही होगा, आ, ई, उ और री। ठीक है, मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण स्वतः हुआ है या जिन स्वरों के निर्माण में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बाकी हमने स्वरों के डेफिनेशन में आपका सजातीय स्वर, सजातीय स्वर मतलब जो समान रूप से मिलते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, सजातीय स्वर। विजातीय स्वर जो विपरीत बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, विजातीय स्वर हो गया। ठीक है, मिलते किससे हैं जैसे वो भी आपको हमने बताया, जैसे ए किससे मिलता है? आ और ई से मिलके बनता है। आई किससे मिलके बनता है? ए प्लस ई से मिलके बनता है। ऐसे आपको उसमें हमने आपको बताया हुआ है, तो वो वहां पे जाके देख लेना। चलिए इसी क्रम में आगे आपको देख लेते हैं। ये आप अन्य जो इसके नाम हमने बताए हैं ये जरूर याद रखना भाई, क्योंकि कभी कभी होता है मूल नाम ना देकर के अन्य नाम दे देता है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्यंजन की संख्या। आप भी पूछेंगे कि सर जी कहा व्यंजन? व्यंजन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप व्यंजन हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, व्यंजन की संख्या जैसे होती है, आपने बचपन से कितना पढ़ा है? 33। अब जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें कुल व्यंजन की संख्या कितनी है। अब अच्छा बताइए भाई, बचपन से व्यंजन पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर राजा हमको बता दीजिए भाई कुल व्यंजन की संख्या कितनी है। हाँ, यही दिक्कत होती है कि व्यंजन तो 33 है, लेकिन जब कुल व्यंजन की संख्या की बात कर लेगा तब कितने हो जाएंगे भाई? 39 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कुल व्यंजन की अगर बात की जाएगी तब आप 39 टिक करेंगे, अगर व्यंजन की संख्या की बात की जा रही है तब आप 33 टिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्रम में लगाने के लिए दे देता है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं डेटाबेस होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है भाषा की सार्थक इकाई। सीधा क्वेश्चन आता है भाषा की सार्थक इकाई। भाई भाषा की सार्थक इकाई क्या है? अच्छा, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा वर्ण है, अक्षर है, शब्द है ना? नहीं, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है भाई? भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। ठीक, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? वाक्य होगी। जैसे हमने एक लिखा है भाषा की सार्थक इकाई, ये एक वाक्य है। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है? वाक्य की छोटी इकाई। जैसे ये वाक्य हो गया, पहला क्वेश्चन मान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? वाक्य की छोटी इकाई। ठीक,
अब वाक्य से छोटा क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मंत्री, अब मंत्री से नीचे कौन होता है, उपमंत्री, ठीक। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बड़ा, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो वाक्य है, वाक्य के जस्ट नीचे क्या होगा, उपवाक्य भाई, उपवाक्य, ठीक। दो क्वेश्चन ये समझ में आ गए। पहला पूछा जाता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, आप लोग वाक्य टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वाक्य की छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य है। इसका क्रम भी लगाने के लिए देता है, अभी आपको बता रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक। अब आगे क्रम में देखते हैं, बढ़ते हैं भाई। आगे क्रम में पूछता है, अब वाक्य हो गया, अब पूछा जाता है उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य की छोटी इकाई, ठीक। अब उपवाक्य की छोटी इकाई क्या होगी भाई, बताइए। पदबंध, पदबंध मतलब क्या होता है, पदबंध। अब पदबंध क्या है भाई, पद का मतलब होता है क्या, शब्द, और शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा है, अब यहाँ पे ये शब्द है, एक शब्द है, शब्दों का समूह है ना, अक्षरों का समूह पदबंध, यानी कि बांधे हुए हैं उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है, तो आप टिक करेंगे क्या, पदबंध, ठीक है। अब पदबंध की छोटी इकाई क्या होगी, देख लेते हैं भाई, ये क्रम लगाने के लिए देता है आपसे एग्जाम में। पदबंध की छोटी इकाई क्या होती है, पद। अब पद का मतलब क्या होता है भाई, ब्रैकेट में डाल लेंगे शब्द, ठीक है। पदबंध की छोटी इकाई क्या है, पद, ब्रैकेट में क्या डालेंगे, शब्द, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे अब क्या आएगा, अब पद की भी तो छोटी इकाई होगी भाई, चलिए लिख लेते हैं, पद की छोटी इकाई क्या होगी भाई, अब पद की छोटी इकाई क्या होगी, अक्षर, अक्षर, ठीक। क्लियर हुआ। अब इसी में पूछा जाता है अक्षर की छोटी इकाई, अक्षर की छोटी, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण, ठीक है भाई, कितना समझ में आया। अब इसका हम क्रम लगा के आपको दिखा देते हैं एग्जाम में किस प्रकार आपको क्रम लगाने के लिए देता है, इतना आप नोट कर लेना। नोट करने से ये रहेगा, जैसे आप एग्जाम में जाने से पहले, भाई किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरा किताब पलट के देखे, ठीक है। तो एग्जाम जाने से पहले अगर आपके पास नोट होगा, तो जैसे नोट में क्या होता है, जैसे 2 पन्ने में आपका नोट है, वर्णमाला के प्रश्न जो आप बनेंगे आपको 4 पन्ने में अगर नोट कर लिए, जितना हमने पढ़ाया है उसी से अंदर बन जाएंगे, ठीक है। और जो किसी को नहीं आ रहा है भाई, वो आपको भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सबको आ रहा है वो आपको नहीं आ रहा, तब दिक्कत है, क्योंकि अगर सबको आ रहा है आपको नहीं आ रहा तो आप उससे पीछे हैं। किसी को नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, इतनी चिंता वाली बात नहीं है। वहां पे अगर किसी को नहीं आ रहा वो आपको आ रहा है, समझो आप 1000 लड़के ऊपर, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, इसको क्रम में लगा देते हैं, क्रम में किस प्रकार आपके लगाने के लिए पूछा जाता है। और लास्ट में आपको एक विशेष जानकारी भी मिलेगी, तब तक बने रहिए साथ में, ठीक है। देखिए अब कैसे वाक्य लगाने के लिए देता है क्रम में, 1 मिनट भाई, इसको भी साफ कर देते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहला क्या आता है, वाक्य, वाक्य के जस्ट नीचे क्या आएगा, उपवाक्य, इतना क्लियर हुआ। वाक्य, वाक्य के नीचे उपवाक्य, उपवाक्य के नीचे क्या आएगा, पद बंध, पदबंध के नीचे क्या आएगा, पद, इतना क्लियर हुआ। पद के नीचे क्या आएगा, अक्षर, अक्षर के नीचे क्या आएगा, ध्वनि या वर्ण। ये एग्जाम में आपका सीक्वेंस लगाने के लिए देता है। अब जैसे यहाँ पे पद ऊपर कर देगा, पदबंध नीचे कर देगा, अक्षर ऊपर कर देगा, ऐसे, तो ये आप सीक्वेंस याद जरूर रखना, ये आपके एग्जाम में अच्छे खासे एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन,
ठीक है, गलत होने की संभावना रहती है। वाक्य, वाक्य के नीचे उपवाक्य, उपवाक्य के नीचे पदबंध, पदबंध के नीचे पद, पद के नीचे अक्षर, अक्षर के नीचे ध्वनि या वर्ण। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे क्रम में बढ़ते हुए अब क्वेश्चन बनते हैं मात्रा। एक लास्ट है टॉपिक मात्रा भाई। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि मात्रा की संख्या कितनी है। मात्राओं की संख्या, मात्रा की संख्या कितनी है भाई, बताइए। अब बहुत लोग कह रहे होंगे जितने स्वर उतनी मात्राएं, जितने स्वर उतनी मात्राएं। चलिए मान लिया जितने स्वर उतनी मात्राएं, स्वर तो 11 हैं, मात्राएं भी 11 होंगी क्या? नहीं होंगी। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। प्रूफ करके बताएंगे भाई, क्योंकि देखिए जितना भी पढ़ा रहे विद प्रूफ। कैसे होंगी 10? देख लीजिए भाई। देखिए सबसे पहले हमने छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ए, आई, ओ, हो गई ना। इसकी मात्रा क्या है? ये है। इसकी मात्रा क्या है? ये है। इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये भाई देख लीजिए। गलत हो भाई टोक देना। चलिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं ना। इसकी ये, ठीक। अब हमने सबकी मात्राएं लगा दी, लेकिन कोई हमको छोटे आ की मात्रा बता दे क्या होती है भाई। छोटे की मात्रा कभी देखे होगा? छोटे की मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए मात्राओं की संख्या कितनी है भाई? 10। ठीक, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये आपके वर्णमाला टॉपिक वाइज संभावित प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं, हमने आपको टॉपिक के साथ साथ भी और कुछ क्वेश्चन आज कराए हैं। ठीक है, देखिए कुछ दिन में क्या होगा कि हम आप एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो वहां पे करा दी जाएगी। क्योंकि संभावित प्रश्न यहाँ पे भाई कितने करा सकते हैं? 20 मिनट, आधे घंटे में बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन कराने की संभावना यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा कि हम आपको एक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला जो होगी आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, वहां पे आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर शीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्व आकलन करेंगे, आकलन करने के बाद ईमानदारी के साथ आप जो आपके जितने नंबर होंगे आप वहां पे भेजेंगे। हाँ, और ये भी टॉप 3 जो कैंडिडेट होंगे उनका नाम जो होगा हम अपने यहाँ पे अनाउंस करेंगे, और जितना भी हो सकेगा उनका संभावित पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, संभावित पुरस्कार में आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी वो चीजें आपको दी जा सकती हैं। चलिए, हाँ, कुछ एक विशेष जानकारी आपको ये देनी थी कि भानु सर जो है अभी आज गए थे भर्ती बोर्ड पे, तो वहां पे उनको एक जानकारी मिली है कि आने वाले समय में आपको यूपीपी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यूपीपी के विषय में जितने भी समय क्या परिवर्तन हुआ है, एज में क्या कोई परिवर्तन हुआ है, जो आपका क्वेश्चन ऑफ नंबर होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है क्या, उसमें उसके बाद निगेटिव मार्किंग में क्या संभावना है, कोरोना काल की वजह से क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इन सब की जो जानकारी है वो भानु सर संभवतः आज आपको लाइव होकर देंगे। हाँ, इसी संबंधित में जो भी आपके क्वेश्चनिंग होंगे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इनका सारे क्वेश्चनिंग आपको संडे को हम लोग देखेंगे। संडे को हो सकेगा हम दोनों लोग आपको लाइव आए, और लाइव होने पे जो भी यूपीपी और आगामी यूपी टेट में भी काफी उथल पुथल मची हुई है देश शिक्षा परिषद में अंदर, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो संभवतः उससे पहले आपको भर्ती देखने को तो मिल सकती है। यूपी टेट के तत्पश्चात आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। सफल वही व्यक्ति होगा जो अभी से लगा हुआ है। जानते हैं भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। कंपटीशन तो इतना हो गया है कि एक एक सीट पे 1000, 1,500, 2,000, 2,000। कभी होता था कि टीचर की वैकेंसी खाली फार्म में भर्ती खाली निकल जाती थी, लेकिन अब भर्ती खाली नहीं निकलेंगी, आदमी खाली निकल जाएंगे। तो जिनकी लंबाई चौड़ाई बहुत तगड़ी है, बढ़िया एकदम फिट है, फाट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो अपना पुलिस की तैयारी करेंगे जिनके पास डीएलएड अवेलेबल नहीं है। और जो व्यक्ति डीएलएड अवेलेबल है वो अपनी कमर कस ले यूपी टेट के लिए।
क्योंकि संभावना हो सकता है कि 1/4 माइनस मार्किंग यूपी टेट का सुपर टेट में जुड़े, संभावना है, क्लियर नहीं कहा जा सकता है लेकिन संभावना है। तो भाई संभावना है तो मेहनत करेंगे, काहे नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम इतने नंबर ले आए, संभावना आप रखिए हम नंबर लेके आएंगे। ठीक है, कमर कस लीजिए, दोनों भर्तियां आपको 1 से 2 महीने के अंतराल पे देखने को मिल सकती है। समय नहीं मिलेगा भैया, सबसे बड़ी बात है कि समय नहीं मिलेगा। जो मेहनत किए हुए है, जो लगा हुआ है वही नौकरी ले जाएगा। आप सोचो भर्ती आएगी, हमको रेस का मौका मिलेगा, हमको रिटर्न का मौका मिलेगा, मेडिकल का मौका मिलेगा, 2 महीने के अंदर ये भर्ती फाइनल कराएंगे। भाई 2024 में इलेक्शन भी तो जीतना है बाबा जी को, सीधी सी बात है। अगर बाबा जी को इलेक्शन जीतना है तो भर्ती तो देनी पड़ेगी। कमर कस लीजिए, आज आप भानु सर से लाइव मिलेंगे, संडे को हम लोग आपस में आपसे लाइव मिलेंगे और जितनी भी विद प्रूफ, हमने क्या कहा, जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है, जो भी जानकारी दी जाएगी सबूत के साथ दी जाएगी, जिसमें कोई भी या किसी प्रकार का संशय आपको ना रहे। ठीक है, चलिए जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। आपका वर्णमाला जो आपका क्रम है यहीं पे समाप्त होता है। आगे वाले आपका विराम चिन्ह छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात, छोटा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, विराम चिन्ह। आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ नमस्कार।